एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज योर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। शुरू करने से पहले गाइस, कल के पार्ट जिन लोगों ने सुना है, आई थिंक अब जाके शायद आप लोगों को स्टोरी समझ आ रहा होगा कि आखिर विंग को क्यों ये सारी चीज़ें याद नहीं है। बेसिकली ये स्टोरी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब मैं इसे कॉम्प्लिकेटेडली ही लिखी थी, सोची थी मैंने। और हिस्टोरिकल स्टोरीज़ मेरी ऐसे ही चलती है, मतलब मैं लॉन्ग स्टोरी के अलावा मेरे दिमाग में छोटी कोई स्टोरी नहीं आती है। बट हाँ, मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे पास एक वन शॉट है, वो भी हिस्टोरिकल वन शॉट, जो बहुत जल्दी मैं लाने वाली हूँ। बट ये ख़त्म होने के बाद देखते हैं कब लाते हैं। बट हाँ, मैं लाने वाली हूँ। एंड बहुत सोचने के बाद मैं एक हिस्टोरिकल, वो भी एक वन शॉट लाने वाली हूँ। होप सो कि आप लोगों को वो वाला स्टोरी अच्छा लगेगा। ये मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट हिस्टोरिकल वन शॉट होगा। ओके, अब मैं बहुत बकवास कर लिया है, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को पता चला है कि वो विंग का सोलमेट है, और साथ ही साथ उसे येन आयरन के बारे में भी पता चला, येन सोल के बारे में पता चला। ये जानकर वो बहुत ज़्यादा ही शॉक था, जहाँ पे वो इससे पहले कि अपने माँ से कुछ और ज़्यादा बात कर पाता या फिर पूछ पाता कि यहाँ पे येन आयरन को कैसे ख़त्म किया जा सकता था, उससे पहले उसकी माँ ने उसे उस कोल्ड केव से बाहर निकाल दिया था। उसे वहाँ से बाहर निकालते हुए बस यही कहा था कि तुम्हें उसे बचाना होगा, उसे रोकना होगा और अपने क्लैन को बचाना होगा। ये सुनकर वांगजी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन गुरुजी शायद कुछ समझ गए थे, और इसीलिए ही वो मतलब जो वांगजी था, वांगजी को खींच कर वहाँ से लेके गए थे। उसके बाद की जो चीज़ें थी उसके लिए वांगजी बिल्कुल तैयार नहीं था। पूरा क्लैन जो एकदम लाशों का ढेर बनने लगा था, वहाँ पे वर्किंग क्रॉप्स थे, वो एकदम शॉक हो गया था कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे हमला किसने किया और ये सारी वर्किंग क्रॉप्स कहाँ से आ गए। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। एंड उसी के दौरान वो जब उन सारे वर्किंग क्रॉप से लड़ रहा था, उसी के दौरान ही उसे पता चलता है कि वो 5 महीने बाद यहाँ पे आया है। वो यहाँ पे 5 महीने बाद कैसे आया? उसके सवाल थे यहाँ पे। वो तो कोल्ड केव में गया है, शायद 2 दिन ही हो गए, क्योंकि वो जब तक अपने भाई को ढूंढने के लिए निकला था तब तक तो 1 दिन पूरा हो ही चुका होगा। और वो कोल्ड केव में कितनी देर तक अटका हुआ था उसे खुद भी नहीं पता। तो यहाँ पे वो 5 महीने पीछे कैसे आ गया, वो ये समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से पूरे जो कल्टिवेशन वर्ल्ड है, कल्टिवेशन वर्ल्ड में वो मर चुका है। यहाँ पे वो ये जानकर शॉक हो गया था, और साथ ही साथ गुस्सा हो गया था ये जानकर कि उसका भाई मर चुका है। ये जानकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। यहाँ पे शुयांग ने उसे सारी चीज़ें बताया कि यहाँ पे हुआ क्या था। जहाँ पे शुयांग ने उसे कहा कि महाराज, जब विंग को सारा सच पता चल गया था तब वो लेनान के पास चला गया था उसे पूछने के लिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो उसके ऊपर भड़क गया था, उसे चिल्लाने लगा था कि उसने उसे धोखा दिया, उसे चीट किया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसे प्यार किया था लेकिन उसके प्यार के बदले उसे धोखा क्यों दिया। ये सारी चीज़ें वो बहुत गुस्से में कह रहा था। मुझे लगा कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन मैं गलत था महाराज, मैं गलत था। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखता है। महाराज भी उसकी तरफ देख रहा था, जहाँ पे जो मतलब शुयांग था। शुयांग कहता है, महाराज, जब विंग ने लेनान को पूछने लगा, उसे चिल्लाने लगा, उसके ऊपर गुस्सा करने लगा, तब लेनान ने अपना असली रूप दिखाया। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखता है और वो कहता है, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये भी लेनान का ही प्लान था। लेनान ने जानबूझकर वो सारी सबूत जो मैं इकट्ठा कर रहा था उसने करने दिया। उसे पहले से पता था कि मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं ये सारी चीज़ें विंग को बता पाऊँ, और वो यही करना चाहता था कि मैं वो सारा सच उसे बताऊँ ताकि विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और वही हुआ था महाराज। जब वो गुस्से में आ गया था, जब वो लेनान के ऊपर भड़क गया था, तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो येन सोल के कंट्रोल में आ गया। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखता है। वो बहुत ज़्यादा घायल था, वो घायल होकर ही वो अभी ज़मीन पर बैठ गया और वो महाराज के पैरों के सामने एकदम अपने घुटने टेकते हुए कहता है, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये पूरा का पूरा लेनान का शुरुआत से प्लान था, और उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट पहले से ही करके रखा था। वो लोग शुरुआत से ही हमसे एक कदम आगे थे महाराज, एक कदम आगे, और उसने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने विंग को आउट ऑफ कंट्रोल होने में मजबूर किया और फिर विंग को अपने कंट्रोल में ले लिया, और विंग उनके कंट्रोल पर आ गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। जब तक मैं समझ पाता कि ये सारी चीज़ें उसकी प्लान के हिसाब से हो रहा है, तब तक उन लोगों ने विंग के थ्रू सारी क्रॉप्स को इकट्ठा किया, वो सारे डेड आर्मी को इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे उनका और बड़ा मकसद था जो मैं समझने में बहुत ज़्यादा देर कर दिया था महाराज। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ पे ये शादी का जो नाटक था, ये उनका प्लान था। मुझे लग रहा था कि लेन आन ये शादी करना चाहता है क्योंकि वो विंग को अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि विंग ही ये आयरन को शायद कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था महाराज। वो उसे कंट्रोल भी करना चाहता था, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था। ये शादी एक नाटक था ताकि वो कल्टिवेशन वर्ल्ड में उन सारे लोगों को बुला पाए जो लोग उसके खिलाफ थे। हाँ महाराज, भले ही सब लोग विंग के खिलाफ हो गए थे, लेकिन कुछ लोग ये भी थे जो लोग विंग लेन आन के ये सिंहासन संभालने वाली चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो उन सभी लोगों को इस किंगडम के अंदर, गुसु के अंदर लाना चाहता था महाराज। उन लोगों का सबसे बड़ा प्लान तो ये था कि वो लोग नया साम्राज्य तैयार करना चाहते थे, नया साम्राज्य जहाँ पे लेन आन और लैन चेरेन का ही राज रहेगा। इसीलिए वो उन सारे लोगों को मार देना चाहते थे जो लोग उनके खिलाफ थे और साथ ही साथ उनके लिए मुसीबत थे, जैसे कि नी मिंजे।
फिर जिन गोंगशान और जियांग फेंगमियान, कुल प्रमुख मो, ये लोग कहीं ना कहीं लैनान के खिलाफ थे, लैनान के उस सिंहासन में बैठने के खिलाफ थे। तो इसीलिए लैनान ने ये प्लान किया कि वो एक ही बार में सभी को मार डालेगा ताकि उसके रास्ते का कांटा हट जाए। महाराज, ये लोग इतना ज़्यादा हैवान बन चुके थे, इतना ज़्यादा लालची बन चुके थे कि वो लोग उन लोगों को मारने का जो प्लान था वो कर लिया था। महाराज, मैं बहुत रोकने की कोशिश किया था लेकिन मैं नहीं रोक पाया। महाराज, उसने इस्तेमाल किया है विंग को, या फिर कह लो कि येन सोल को। विंग को उन लोगों ने ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया था और उसी की थ्रू उन लोगों ने डेड आर्मी क्रिएट किया, डेड आर्मी को बुलाया, जहाँ पे विंग के कंट्रोल में वो सारे डेड आर्मी उन सारे सेक्ट लीडर्स के ऊपर हमला करने लग गया। और एक ही मिनट में वो जो शादी का माहौल था वो पूरी तरीके से मौत का कुएं जैसा बन गया। ये कहकर जो मतलब शुयेंग था, शुयेंग महाराज की तरफ देखता है और वो कहता है, महाराज, मैंने तो सोच ही लिया था कि शायद मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये कहकर वो खांसने लगा था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, उसने बहुत ज़्यादा लड़ा था। यहाँ पे जो मतलब वांगजी था, वांगजी उसे संभालता है और वो कहता है, विंग कहाँ है? जहाँ पे जो शुयेंग था, शुयेंग कहता है, महाराज, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लैनान उसे कंट्रोल कर रहा है और ये डायरेक्ट उसकी बातें मान रहा है महाराज। और वो ये कहकर वो खांसने लगा था, वो बहुत ज़ोर से खांस रहा था। जहाँ पे जो शुयेंग था, शुयेंग बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिट कर रहा था, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे वो ब्लड वॉमिट करते हुए कहता है, महाराज, आपको उसे रोकना होगा। वो बैटल ग्राउंड में है और वहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर लड़ रहा है महाराज। अब उसे रोकिए महाराज, आप ही उसे रोक सकते हैं। हमने बहुत कोशिश किया उसे रोकने की, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मैं फेल रहा हूँ महाराज। ये कहकर वो अब बहुत ही गहरी सांसें लेने लगा था। उसकी इतनी हालत ख़राब देखकर जो वांगजी था, वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उसके लिए, क्योंकि वो पहली बार शुयेंग को इतना ज़्यादा घायल देख रहा था। इसका मतलब वो बहुत देर तक लड़ा था, बहुत देर तक। जहाँ पे जो शुयेंग था, शुयेंग महाराज की तरफ देखते हुए कहता है, महाराज, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, आप उसे रोकिए, उसे शांत कीजिए, उसे आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकिए महाराज। उसे रोकना ज़रूरी है वरना पूरा क्लैन खत्म हो जाएगा, पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। उसे रोकिए महाराज। ये कहकर वो महाराज को जाने के लिए बोल रहा था, जहाँ पे महाराज उसकी तरफ देखकर सिर को नोट करते हैं और वो उसकी तरफ एक बार देखता है। उसके बाद वो वहाँ से अपने तलवार को लेकर निकल चुका था बैटल ग्राउंड की तरफ। और वो वहाँ पे जाते हुए वो सारे वर्किंग क्रॉप्स को मार रहा था। वो उनसे जितना लड़ रहा था वो समझ रहा था कि यहाँ पे इन सारे वर्किंग क्रॉप्स में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है। इस वजह से उसे लड़ने में प्रॉब्लम तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं कि वो उनको हरा नहीं पा रहा था। वो सारे लोगों को वो मारते हुए, वो सारे वर्किंग क्रॉप्स को मारते हुए वो आगे बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे करके वही बैटल ग्राउंड की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे कि वो सारे वर्किंग क्रॉप्स धीरे धीरे उसी के ऊपर ही हमला करने के लिए आ रहा था, यहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी भी लड़ रहा था और गुरुजी भी समझ गए थे कि ये सारे जो वर्किंग क्रॉप्स थे, ये सारे वर्किंग क्रॉप्स बहुत ज़्यादा मतलब पावर है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी वांगजी की तरफ देखते हैं और वो कहता है, वांगजी, तुम अभी के अभी ग्राउंड पे जाओ, ग्राउंड पे विंग लड़ रहा है उन सभी लोगों से, तुम्हें उसे रोकना होगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं यहाँ पे इन लोगों को संभाल लूँगा, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पे ये कहकर वो उन सारे वर्किंग क्रॉप्स को एक ही साथ में हरा रहा था, उन लोगों को मार रहा था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी गुरुजी की तरफ देखकर नोट करते हैं और वो अपने तलवार पे उड़ते हुए डायरेक्ट बैटल ग्राउंड की तरफ जाने लगा था। वो बैटल ग्राउंड के सामने आकर रुक गया और वो देखता है कि बैटल ग्राउंड के बीच में, ठीक बीच में विंग खड़ा था और विंग जिसकी आंखें पूरी तरीके से डार्क हो चुकी थी, आई मीन डार्क ब्लैक हो चुकी थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए सबके ऊपर अपने डार्क एनर्जी से हमला कर रहा था। वो जैसे कि अपने अंदर ही नहीं था, वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल था। वो सिर्फ बिना मर्जी में सब लोगों को, मतलब बिना मर्जी के सब लोगों को मार रहा था, जैसे कि वो एक हैवान बन चुका हो। विंग के अंदर ये सारी चीज़ें येन सोल कर रहा था, येन सोल उसे कंट्रोल कर रहा था और येन सोल को लैनान कंट्रोल कर रहा था। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा लैनान के ऊपर आ रहा था। वो लैनान को नहीं छोड़ेगा लेकिन अभी विंग को रोकना ज़रूरी था, क्योंकि विंग जिस तरह से मर्सीलेसली सब लोगों को मार रहा था, उसे रोकना ज़रूरी है। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी देखता है कि उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जो अभी एक बैटल ग्राउंड बन चुका था, वहाँ पे चारों तरफ ही ना मतलब सेक लीडर्स थे, जहाँ पे सेक लीडर्स नी विन जो भी आ चुके थे और जो सेक लीडर जिन गोंगयाओ, आई मीन जिन गोंगशान, फिर वहाँ पे ना सेक लीडर्स की जो बेटे थे, आई मीन जैसे जिन जुशान, फिर जो जिन गोंगशान, आई मीन जिन गोंगयाओ, ये सारे लोग ही वहाँ पे थे एंड वो लोग भी लड़ रहे थे और वो लोग बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। मतलब उन सारे वर्किंग क्रॉप से लड़ते लड़ते वो लोग घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग मतलब हमला कर रहे थे, अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वांगी ये सारी चीज़ें देखकर ना वो अब खुद को और नहीं रोक पा रहा था, मतलब उसे जैसे भी करके तो जैसे तैसे बस विंग को रोकना होगा, विंग को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकना होगा। वो उसे कैसे रोकेगा उसे नहीं पता, बट उसे एक बार बस विंग के करीब जाना है और अभी वो विंग से बहुत ज़्यादा दूर था, मतलब विंग से अभी वो बहुत दूर था और उसके सामने बहुत सारे वर्किंग क्रॉप्स थे जो उसे एकदम ना शील्ड बना कर रखे हुए थे, मतलब उसके पास कोई आने ही नहीं दे रहा था। वो सारे वर्किंग क्रॉप्स उसको एकदम घेर के खड़े थे और बीच में विंग खड़ा था जो एकदम मतलब वेडिंग रोब में था, मतलब जो रेड कलर का वेडिंग गाउन होता है ना वो पहना हुआ था एंड उसके बालों में वही जो हेयर पिन्स थी वो लगा हुआ था। लेकिन वो
उसी ड्रेस पहने हुए ही एकदम मतलब हैवानों की तरह उन सारे जो वर्किंग क्रॉप्स था उसे कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे जो वांग जी जिसके सामने बहुत सारे वर्किंग क्रॉप्स आ रहे थे उसे मारने के लिए वो उन सभी लोगों को हराते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। और ऐसे ठीक सेम तरीके से वहाँ पे उसकी दूसरी मतलब ऑपोजिट साइड से जो जंग चैंग था वो आ रहा था। जंग चैंग भी बहुत देर से लड़ रहा था। वो अपने हाथ में पर्पल लाइटनिंग था, मतलब जो स्पिरिचुअल वेपन था मतलब मैडम यू का, वो जियांग चैंग के पास था। वो पर्पल लाइटनिंग वो उसे समन करके उन सारे जो क्रॉप्स थी मतलब जो वर्किंग क्रॉप्स थे वो उन सभी लोगों को हटाकर यहाँ से दूर फेंकते हुए वो विंग की तरफ ही बढ़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा घायल था लेकिन वो उन सारे वर्किंग क्रॉप्स को मारते हुए बस विंग को ही बुलाया जा रहा था। लेकिन विंग को जैसे कि जियांग चैंग की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब जैसे कि जियांग चैंग की आवाज़ तक विंग के कानों पर पहुँच नहीं रहा था। ये देखकर वांग जी भी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो अभी पूरी तरीके से एकदम मतलब होश खो चुका था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ये उसकी आंखों में ही दिख रहा था, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल था और किसी की आवाज़ भी उसके पास पहुंच नहीं पा रहा था। ये देखकर वांग जी भी अब लगातार उन सारे जो क्रॉप्स थे जो विंग को शील्ड करके खड़े हुए थे वो उन सभी लोगों को हराते हुए धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जितना जितना उन सारे वर्किंग क्रॉप्स को मार रहा था उतना ही वर्किंग क्रॉप्स बढ़ रहा था। जैसे कि मतलब एक खत्म हो रहा था वो दोबारा फिर से जैसे जन्म ले रहा था, ठीक है, ऐसा लग रहा था। जहाँ पे दूसरी तरफ मेन महल में यानी कि मेन पैलेस पर एक गार्ड दौड़ते हुए एक कमरे के पास आता है और वो उस कमरे की डोर को नॉक करते हुए कहता है, महाराज वो लान वांगजी जिंदा है महाराज। ये सुनकर वो वाला जो रूम था मतलब जिस रूम को उस गार्ड ने नॉक किया था वो ना तुरंत ही ओपन हो गया एंड वहाँ से महाराज लेनान बाहर निकला और वो निकलते हुए उस गार्ड की तरफ शार्पली देखते हुए कहता, क्या कहा तुमने वांगजी? वो लान वांगजी जिंदा है? यहाँ पे वो गार्ड अपने सिर को नीचा करते हुए कहता है, हाँ महाराज वो जिंदा है और वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये सुनकर जो लेनान कहता पर ये कैसे हो सकता है? ये कहकर वो मतलब उस रूम से पूरी तरीके से बाहर निकल गया था। वो अपने रोग को ठीक कर रहा था। जहाँ पे लेनान के रूम में 2 ओमेगा थे जिसके साथ वो अपना प्राइवेट मोमेंट बिता रहा था। ये सुनने के बाद कि महाराज लान वांगजी जिंदा है तो यहाँ पे लेनान तुरंत ही अपने फादर के पास चला गया था। उसके फादर जो मेन महल से एकदम बाहर देख रहा था, वो मतलब मेन महल से ना सब कुछ दिख रहा था, जो बैटल ग्राउंड की जो सारी चीज़ें दिख रहा था एंड वो वहाँ पे खड़ा होकर बस देख रहा था। हाँ, उसने भी देखा है कि महाराज लान वांगजी जिंदा है और वो भी वहीं पे खड़ा होकर यही सोच रहा था कि वांगजी जिंदा कैसे हो सकता है। यहाँ पे जो लेनान वहीं पे आ गया था और वो वहाँ पे आते हुए कहता है, फादर यहाँ पे वांगजी जिंदा है, वो जिंदा कैसे हो सकता है? वो तो मर गया था ना, मेरे आदमी ने तो यही खबर दिया था कि वो उस पॉन्ड में जाकर मर चुका है, तो फिर ये वापस कैसे आ सकता है? ये कहकर वो मतलब अपने फादर की तरफ देखता है। उसकी फादर जो मेन महल के एकदम मतलब जो बैल्कनी साइड था वहाँ से ही बस देख रहा था उन सभी लोगों को। यहाँ पे मतलब उस महल में ना कोई भी वर्किंग क्रॉप्स नहीं थे, वर्किंग क्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं थे। जहाँ पे जो लैन चरण वो अपनी बेटी की बातों का कोई जवाब नहीं देते क्योंकि वो खुद ही सोच रहे थे कि यहाँ पे सच में लान वांगजी आया कैसे। जहाँ पे जो मतलब लैन चरण कहता है, ये तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे लान वांगजी जिंदा कैसे है। यहाँ पे ये कहकर वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हारे आदमियों ने ठीक से देखा था ना कि वो उस पॉन्ड पे गिर गया था? ये सुनकर जो लैन था वो कहता है, हाँ मेरे आदमियों ने ठीक से देखा था कि वहाँ पे जो लान वांगजी था वो गिर गया था और उसके बाद से वो नहीं मिला। और मैंने कई बार उन सारे लोगों को मतलब पूरी पॉन्ड को सर्च करने के लिए कहा, उन लोगों ने पूरी पॉन्ड को सर्च किया था, वहाँ पे एक भी मतलब एक टुकड़ा तक नहीं मिला लान वांगजी की बॉडी का। और इसीलिए तो हमें वो प्लान करना पड़ा, लान वांगजी का वो फेक जो बॉडी था वो लाना पड़ा। वैसे भी वो छोटा चूज़ा उसे तो मैंने पहले ही मार दिया था, पर मुझे उसका बॉडी नहीं मिला, इस लान वांगजी का बॉडी नहीं मिला, तो मुझे वो फेक वाला नाटक करना पड़ा। आपको तो पता ही है, बट मुझे नहीं लगा था कि लान वांगजी सच में जिंदा होगा। और ये कहकर वो उस बैटल ग्राउंड की तरफ देखते हुए कहता है, शिट, मैंने सोचा था कि ये लान वांगजी मर गया है और हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ही एकदम हट गया है, लेकिन नहीं, ये अभी भी जिंदा है। ये इतना ढीठ क्यों है? ये मर क्यों नहीं जाता? ये कहकर वो कहता है, मैंने सोचा था कि ये सारे लोगों को मारने के बाद मैं एक शांति से अपना एंजॉय कर सकता हूँ। मैं इतने दिनों तक ओमेगा से दूर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से, उस वी वुशियान की वजह से। उसको पटाने के चक्कर में, उसे अपने वश में लाने के चक्कर में मैंने कितना सैक्रिफाइस किया। मैंने सोचा कि इस बार विंग को कंट्रोल करके उन सभी को मारकर और हमारा नया साम्राज्य तैयार कर मैं फिर से अपनी वो ओमेगास के साथ एक नाइट स्पेंड करूँगा। लेकिन नहीं, ये फिर से हमारे सिर चढ़ के बोलने लगा है। ये कहकर वो गुस्से में भड़कने लगा और वो कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो वी वुशियान तो वैसे भी मेरे कंट्रोल में ही है, तो फिर मैं उसी को ही कंट्रोल कर उस लान वांगजी को मार डालूंगा, उसे एकदम तरपा के मारूंगा। लान वांगजी, तुम यहाँ पे आके सबसे बड़ी गलती कर दिया है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हारे किस्मत में मौत ही लिखा हुआ है और इस साम्राज्य सिर्फ मेरा और मेरे फादर का है, मेरे फादर का। तुम और तुम्हारे परिवार का कोई हक नहीं है इसमें। अब हम लोग नया साम्राज्य तैयार करेंगे, नया साम्राज्य जहाँ पे हम दोनों ही राज करेंगे पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड के ऊपर। ये कहकर लेनान हंसने लगा था। यहाँ पे लेनान तो हंस रहा था लेकिन लैन चरण शांत था और वो शांत होकर बस बैटल ग्राउंड की तरफ ही देख रहा था। जहाँ पे लेनान जो ये देखकर मतलब अपने फादर की तरफ देखता है और वो कहता है, फादर क्या हुआ, क्या आप खुश नहीं है? आपको तो खुश होना चाहिए फादर कि लान वांगजी जिसकी मौत नहीं हुई है वो अब आपके आंखों के सामने ही मरने वाला है। आप और मुझे दोनों को ही उसको
तरफ तरफ के मरते हुए देखने का मौका मिलेगा। ये कहकर वो अपने फादर की तरफ देखता है, जहाँ पे उसकी फादर अभी भी कोई सोच में गुम थे। जहाँ पे जो लैनान था, लैनान अपने फादर के पास आता है और वो अपने फादर की कंधों पर हाथ रखता है। एंड तब जाके जो लैन चिरैन था वो अपने होश में आता है और वो मतलब अपने बेटी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, अच्छा अगर वो नहीं मरा था, यानी कि लान वांगजी अगर नहीं मरा था तो वो 5 महीने तक था कहाँ? हाँ, ये कहकर वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। एंड ये सुनकर जो लैनान था, लैनान कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे था, लेकिन वो जहाँ पे भी जाए अब वो आ चुका है यहाँ पे अपनी मौत को बुलावा कर देकर, उसे तो अब मरना पड़ेगा और वो भी अपनी ही प्यार के हाथों। ये कहकर वो हंसता है और वो कहता है, फादर आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इस बार मैं लान वांगजी को मार कर ही रहूँगा। उसे मार के उसकी खून से मैं अपने हाथ को एकदम गीला करूँगा और मैं सबको दिखाऊँगा कि मैंने उस लान वांगजी को मारा है, उस लान वांगजी को मार दिया है और अब मैं इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में राज करूँगा, हम दोनों राज करेंगे, अब इस बारे में सोचिए। ये कहकर वो हंसने लगा, जहाँ पे जो लैन चिरैन था, लैन चिरैन ने भी अपने सिर को नोट कर दिया, लेकिन वो अपने मन में कहता है क्या सच में लैनान जो कह रहा है वो सही है या फिर कुछ और ही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो मेरी आंखों के सामने से छूट रहा है, कुछ तो है। अच्छा लान वांगजी इन 5 महीना था कहाँ और अचानक ये 5 महीने बाद ठीक इसी टाइम में ही वो क्यों आया? क्योंकि अगर उसे इस वार के बारे में पता होता या फिर यहाँ पे इस किंगडम में जो भी हो रहा है वो पता होता तो वो ज़रूर यहाँ पे आता, ज़रूर हमसे फाइट बैक करता। वो डरपोक नहीं है, ये मुझे भी अच्छे से पता है, लेकिन वो इसी टाइम ही क्यों आया, इतना लेट क्यों आया? आखिर उसका मकसद क्या था? क्या वो कोई मकसद से आया है या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो मेरी आँखों के सामने से छूट रहा है, पर क्या छूट रहा है? ये सारी चीज़ें लैन चिरैन के दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे। बस उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो शायद उनकी दिमाग से छूट रहा है, पर क्या वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वेल यहाँ पे अब वो दोनों अब बैटल ग्राउंड की तरफ देखने लगे थे। अब हम लोग यहाँ पे बैटल ग्राउंड की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अभी भी लगातार उन सारे वर्किंग क्रॉप से लड़ रहा था। वो वर्किंग क्रॉप्स धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा था, वो जितना मार रहा था उतना ही धीरे धीरे और भी बढ़ रहा था। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपने बीचेन से शार्पली उन सभी को हरा रहा था, उन्हें मार के नीचे गिरा रहा था। वो ऐसे ही लड़ते लड़ते विंग की तरफ देख रहा था। विंग अभी भी अपने होश में नहीं था, वो वहीं पे खड़ा हुआ था। वो वहीं पे खड़ा होकर सबको देखकर डेविल स्माइल कर रहा था और साथ ही साथ अपनी बॉडी के अंदर से वो डार्क जो स्मोक थी वो बाहर निकाल रहा था और सारे जो वर्किंग क्रॉप्स थे उन्हें पावर दे रहा था ताकि वो उन सभी को मार सके। जहाँ पे विंग सबकी तरफ देखता है और वो हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, हार रहे हो, मेरे वर्किंग क्रॉप से जीत नहीं पा रहे हो? तुम लोग कभी जीत नहीं पाओगे, येन सोल से कभी जीत नहीं पाओगे। मैं येन आयरन हूँ, येन आयरन इतना पावरफुल कि मैं पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और तुम लोग तो मेरे लिए चींटी बराबर हो, मरो सब लोग मरो। ये कहकर वो हंसने लगा था। वो पूरी तरीके से येन आयरन के कंट्रोल में आ गया था, इसीलिए उसके मुंह से ये सारी शब्द निकल रहे थे। लान वांगजी ये सारी चीज़ें देख रहा था। वो इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सारे वर्किंग क्रॉप्स को एक ही झटके में अपने आप से पूरी तरीके से दूर कर दिया था, जो उसे घेर कर खड़े थे, उसके ऊपर हमला कर रहे थे और वो विंग की तरफ जाने से रोक रहे थे। वो उन सभी को वहाँ से हटाने के बाद तुरंत एकदम विंग के पास आ गया था और वो विंग के सामने आके खड़ा हो गया था। विंग जो इतनी देर से सबको कंट्रोल कर रहा था और उसने विंग मतलब वांगजी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, वो अब जाके लान वांगजी की तरफ देखता है और वो उसकी तरफ घूर के देख रहा था अपने वही डार्क आई से, अपने वही ब्लैक आई से, और वो उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, ओह अरे ये तो तुम हो ना लान वांगजी, तो तुम भी आ गए हो। मैंने तो सुना था कि तुम मर चुके थे, लेकिन तुम जिंदा हो। अच्छी बात है, वैसे मैं तुम्हें अपने हाथ से मारना चाहता था, अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो, अब तुम्हें मेरे हाथों ही मरना पड़ेगा। ये कहकर वो स्मिक करता है, जहाँ पे जो विंग की तरफ देखकर लान वांगजी कहता है, विंग होश में आओ, विंग ये तुम नहीं हो, ये येन आयरन है जो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कराए, तुम्हें कंट्रोल कराए। विंग प्लीज़ होश में आओ, येन आयरन को रोको, उसे अपने ऊपर हावी होने मत दो विंग प्लीज़। ये कहकर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। वो विंग के पास आने लगा, जहाँ पे जो विंग था या फिर कह लो कि येन सोल जो वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो स्मिक करते हुए कहता है, कोई फ़ायदा नहीं लान वांगजी, तुम मुझे मेरी बॉडी से अलग नहीं कर पाओगे। तुमने तो उस बार मेरी बॉडी को मुझसे अलग कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैंने पूरी तरीके से इस बॉडी को अपना काबू में ला लिया है। ये कहकर वो हंसता है और वो कहता है, और तुम इस बार मेरे हाथों मर कर ही रहोगे। ये कहकर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने अंदर से एक डार्क एनर्जी बाहर निकालता है और वो ठीक लान वांगजी की तरफ मतलब अटैक करता है। लेकिन लान वांगजी जो उस अटैक को अपने ऊपर सह लिया था, वो अटैक लान वांगजी के ठीक शोल्डर पे जाके लगा था एंड उसके शोल्डर से अब खून निकलने लगा था। वो शोल्डर पे कट लग गया था उस हमले से, जहाँ पे लान वांगजी जो कुछ नहीं किया था, वो धीरे धीरे बस विंग की तरफ बढ़ने लगा था और वो विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, विंग अपने आप को पहचानो, ये तुम नहीं हो विंग, ये येन आयरन है जो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। विंग प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल करो, येन आयरन को अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने मत दो विंग। ये कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये देखकर येन आयरन गुस्से में फिर से लान वांगजी के ऊपर हमला करता है। वो लान वांगजी के ऊपर लगातार 3-4 बार हमला करता है, जो हमला लगातार लान वांगजी सहता है। वो
मतलब एक कदम भी नहीं रुका था, वो बस विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग जो उससे दूर हटते हुए बस लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा था। लान वांगजी बस हमला सह रहा था, वो हमला बर्दाश्त कर रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बॉडी पे क्या चोटें हैं, उसे क्या हो रहा है। बस उसे अपने सोलमेट को बचाना है, अपने प्यार को बचाना है और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना है। वो यही सोचकर बस विंग को कह रहा था, विंग विंग आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। मुझे माफ़ कर दो विंग कि मैंने ये बहुत लेट बताया है, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ विंग। तुम्हारे लिए मैं जान ले भी सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं जान दे भी सकता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी देने से तुम ठीक हो जाते हो तो यही सही, मैं अपनी ज़िंदगी देने के लिए भी तैयार हूँ। ये कहकर वो फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग जो उसकी बातों को सुन रहा था और कहीं ना कहीं लान वांगची की वो बातें विंग के ऊपर अफेक्ट कर रहा था, और विंग जो इससे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होने लगा, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था। वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए लान वांगची की तरफ घूर के देखता है और फिर वो कहता है, कोई फ़ायदा नहीं लान वांगची, इस बार तुम उस गुचिन के म्यूज़िक से भी मुझे इस बॉडी से अलग नहीं कर पाओगे। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो म्यूज़िक जितना भी प्ले कर लो, इस बार वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस बार फुल पावर में हूँ। मैं पूरी ताकत गेन कर चुका हूँ, और इस बार तुम्हारा वो म्यूज़िक धुन भी मुझे इस बॉडी से अलग नहीं कर सकता है। ये बॉडी मेरा है और मैं इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को फिर से डिस्ट्रॉय कर दूँगा लान वांगची। और ये तुम्हारी आंखों से देखोगे, और मैं तुम्हें भी ना एकदम अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि तुमने मुझे उस टाइम बहुत तड़पाया था, बहुत। लेकिन मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाया, मैं कमज़ोर हो गया था। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं कमज़ोर नहीं होऊंगा, इस बार मैं तुम्हें कमज़ोर करूंगा। लान वांगजी ये कहकर वो हंसने लगा, और लगातार वो एक के बाद एक विंग वांगजी के ऊपर हमला करने लगा, वांगजी के ऊपर वार करने लगा। और वो वार करते हुए कहता है, क्या हुआ लान वांगजी, तुम खुद को बचा क्यों नहीं रहे हो? हाँ, बचाओ, खुद को डिफेंस करो, मुझसे बचने की कोशिश करो। तुम ऐसे मेरे हाथों मार क्यों खा रहे हो? तुम तो एक अल्फा हो ना, एक अल्फा होकर इस ओमेगा के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस ओमेगा के लिए इतना दर्द झेल रहे हो। सच में तुम्हारा प्यार कितना ज़्यादा प्योर है। हाँ, तुम इस ओमेगा के लिए मरने के लिए तैयार हो। वाओ, कितना ज़्यादा प्योर लव है तुम्हारा। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हो तुम, कुछ नहीं। तुम्हारे इस प्यार का कोई भी मतलब नहीं है, ना ही मेरे लिए और ना ही इस विवुशान के लिए। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। वो हंसते हुए लान वांगजी की तरफ देखने लगा था। लान वांगजी जो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, उसके हाथ से उसका स्वॉर्ड बीचेन ज़मीन पर गिर चुका था। वांगजी ने अपना बीचेन हाथ में नहीं लिया था, क्योंकि वो उस बीचेन से अपने प्यार के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। वो खुद घायल होने के लिए तैयार है, खुद मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने प्यार पे एक खरोच तक भी नहीं कर सकता है। वो प्यार करता है उससे, वो अपने प्यार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो अपने प्यार के लिए जान भी दे सकता है। वो एक बार भी नहीं सोचेगा अपने जान देने के लिए, अगर उसकी ज़िंदगी भी चली जाए। लेकिन वो अपने प्यार के ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकता है। वो ये जानता है और वो कभी करेगा भी नहीं। वो जो पूरी तरीके से उसका जो वाइट रोब था वो खून से एकदम सन चुका था। उसकी पूरी बॉडी में जगह जगह कट्स थे, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहा था। वो धीरे धीरे बस विंग की तरफ जाने लगा था। वो विंग की तरफ जाते हुए कहता है, विंग हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ होश में आओ विंग, होश में आओ। जहाँ पे वांगजी की वो सॉफ्ट एंड वही पेन भरी आवाज़ विंग के कानों पर जाते ही विंग जो स्मिक कर रहा था, वो जो वांगजी के ऊपर हमला कर रहा था, उसके हाथ जैसे कि वहीं पे रुक गया था। और वो कंफ्यूज हो गया कि वो रुक क्यों गया। वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी जैसे कि वहीं पे एकदम रुक चुकी थी एंड वो वहीं पे खड़ा हो गया था। और वो घूर कर लान वांगजी की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे लान वांगजी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वो उसके पास आते हुए उसके सामने उसके करीब आ जाता है। वो विंग के पास आके धीरे धीरे अपना हाथ विंग के चेहरे पर रखा, उसके गालों पर, और वो अपने दोनों हाथ को उसके चिक्स पे रखते हुए कहता है, विंग माय लव, प्लीज़ होश में आओ। ये नायरन को अपने ऊपर काबू करने मत दो, उसे कंट्रोल करने मत दो विंग। ये कहकर वो उसकी गालों को बहुत ही प्यारी तरीके से सहलाने लगा था। वो उसके बहुत करीब आ गया था, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ही लव और प्यार के साथ कहता है, विंग जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तब से तुमसे प्यार करता था। तुम्हारी वो स्माइल, तुम्हारी वो देखने का तरीका, तुम्हारी वो क्यूट सी फेस, जब तुम ब्लश करते थे, जब तुम स्माइल करते थे, मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता था। और अब भी होता है और हमेशा होगा। जब तक ये बॉडी में जान है तब तक तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता रहेगा विंग। तुम कभी भी इविल नहीं थे, ना कभी हो और ना कभी होगे। तुम्हें इस येन आयरन को अपने ऊपर से हावी होने से रोकना होगा विंग। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा विंग। प्लीज़ अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करो, येन आयरन को अपने ऊपर हावी होने मत दो, प्लीज़ विंग। ये कहकर वांगजी अपने फेस को एकदम विंग के फेस के करीब लाता है और अपने हेड को और विंग के हेड को मिलाता है।
और वो उसके आँखों में देखने लगता है। उसने दोनों हाथ से विंग को पकड़ लिया था। उसने एक हाथ को विंग के चिक्स में रखा हुआ था, दूसरे हाथ को विंग के कमर पे, और उसे एकदम अपनी तरफ, एकदम अपने क्लोज ले लिया था। उसे एकदम अपने बाहों में ही जैसे ले लिया था। वो उसे अपने प्यार का इज़हार कर रहा था, अपनी प्यार की बातें, जो कन्फेशन उसने इतने सालों में, इस 5 सालों में एक बार भी नहीं कर पाया था, वो इस बार कर रहा था। अपने प्यार के बारे में बता रहा था कि वो कितना ज़्यादा उसे प्यार करता है। उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ। वो उसे इतना प्यार करता है कि वो अपनी ज़िंदगी भी देने के लिए तैयार था। वो अपने ज़िंदगी से ज़्यादा अपने प्यार, अपने विंग को मानता है, और वो अपने विंग को बचाना चाहता है। ये सोचकर वो विंग को अपने करीब खींच लिया था, अपने फेस को विंग के एकदम बहुत करीब ले लिया था, उसके हेड को और खुद के हेड को एक साथ मिला लिया था। वो उसकी आँखों में देख रहा था, फुल ऑफ इमोशन के साथ अपने दिल की सारी बातें वो उसे बता रहा था। और वांगजी की वो सारी वर्ड्स जैसे कि विंग के कानों में जा रहा था, और उसके कानों में ये सारे शब्द पढ़ते ही ना धीरे धीरे विंग अपने होश में आने लगा था, अपने ऊपर कंट्रोल करने लगा था। ये नायरन जो पूरी तरीके से मतलब अपनी बॉडी को, या फिर कह लो कि विंग की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वांगजी की वो सारी बातें, सारी वर्ड्स विंग को नॉर्मल होने में मदद कर रहा था, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने में मदद कर रहा था। धीरे धीरे विंग की आइज़ जो ब्लैक थी वो एकदम नॉर्मल होने लगी थी। उसकी बॉडी के आसपास जो डार्क एनर्जी जो उसके बॉडी से फ्लो हो रहा था, वो धीरे धीरे करके मतलब जाने लगी थी। विंग जिसकी आंखें धीरे धीरे सिल्वर होने लगी थी, वो अपने वो सिल्वर आई से लान वांगजी को देखने लगा था। वो पूरी तरीके से अब अपने होश में आने लगा था। वो जो हाथ लान वांगजी को हमला करने के लिए आगे बढ़ाया था, वो हाथ धीरे धीरे वो लान वांगजी के चेस्ट पे रख दिया था, और उसकी चेस्ट की जो रोप थी उसे पकड़ लिया था, जहाँ पे विंग जिसकी बॉडी या फिर उसकी आंखें जब पूरी तरीके से सिल्वर हो जाती है, वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, और वो ब्लिंक करते हुए लान वांगजी की तरफ देखता है, और वो कहता है, राजकुमार आप यहाँ। ये सुनकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी स्माइल करता है। फाइनली उसने उसे होश में ला ही लिया। विंग होश में आ चुका है। ये समझते ही उसके फेस में इतना प्यारा सा स्माइल था। वो एक प्यारे तरीके से स्माइल करते हुए विंग को एकदम हक कर लिया था, उसे एकदम कस के और सिक्योरली हक कर लिया था। फाइनली उसका प्यार वापस आ गया है। वो जिसे प्यार करता है वो वापस आ गया है। उसका प्यार, उसका लव, उसका विंग जो फाइनली अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है, और उसका विंग वापस आ गया है। ये सोचकर वांगजी की आंखों से आंसू निकल गया था। वो उसे बहुत ही सिक्योरली एकदम हक किया हुआ था, जहाँ पे विंग भी उसे हक किया हुआ था, जहाँ पे वो उसे हक किए हुए कहता है, महाराज आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं महाराज। अब कहाँ चले गए थे आप इतने देर से कहाँ थे महाराज, अब कहाँ चले गए थे। ये कहकर वो अपनी फेस को लान वांगजी के चेस्ट से हटाते हुए वो लान वांगजी की तरफ देखता है, और वो अपने हाथ से उसकी फेस को पकड़ते हुए कहता है, अब कहाँ चले गए थे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था आपके लिए महाराज, अब ठीक तो है ना। ये कहकर वो लान वांगजी की बॉडी की तरफ देखने लगा कि वो ठीक है या नहीं। वो जब लान वांगजी की बॉडी की तरफ देखा, वो एकदम शॉक हो गया। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। लान वांगजी की शोल्डर, वहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। लान वांगजी की वो वाइट कलर की रोप्स जो पूरी तरीके से एकदम खून से सन चुका था। ये देखकर विंग एकदम डर गया, और वो कहता है, ये क्या है महाराज, ये क्या हुआ है आपके साथ, अब ठीक तो है ना। ये कहकर वो अपने कपकपाती हाथों के साथ वो लान वांगजी की शोल्डर की तरफ देखता है, और लान वांगजी की चेस्ट वहाँ पे भी कट था, जहाँ से खून निकल रहा था। लान वांगजी की चेस्ट पे हाथ रखते हुए वो लान वांगजी की तरफ देखता है, और वो बहुत ही पेनफुल आवाज़ में कहता है, क्या ये मैंने किया था। हाँ, ये कहकर वो लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी जो एक प्यारी तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, तुम ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत है। ये कहकर वो स्माइल कर रहा था, लेकिन विंग वांगजी की बातों को सुनकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। हाँ, ये उसने किया है। वो ये कैसे कर सकता है। वो महाराज को कैसे चोट पहुँचा सकता है। वो तो उसका दोस्त है ना। वो कैसे ये कर सकता है। वो क्यों किया ये सोचकर वो अपनी आंखों को ओपन कर लान वांगजी की तरफ देखता है, और वो कहता है, मुझे माफ़। वो ये कहा ही था कि अचानक ही लान वांगजी ने विंग को अपने आप से एकदम दूर धक्का दे दिया था। विंग जो एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया था, और उसके हेड में चोट आ गया था। विंग कुछ नहीं समझ पाया। वो इससे पहले अपने सिर को उठाकर वांगजी की तरफ देख पाता या फिर कुछ समझ पाता, उसे पीछे से एक बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ सुनाई दिया, महाराज। ये आवाज़ सुनकर विंग एकदम फ्लिंच कर उठा, और वह तुरंत ही एकदम महाराज की तरफ देखा, और जब महाराज की तरफ उसने देखा, उसकी भी चीख निकल गया था, महाराज। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू निकल गया था। वो शॉक्ड था। वो शॉकिंगली बस महाराज को देख रहा था। महाराज जिसके चेस्ट के आर पार वो तलवार घुस गया था, जो तलवार उस पर्सन के हाथ में था जिस पर्सन को विंग ने अपने लिए चुना था। हाँ, अपने लिए, अपने प्यार समझा था, जिसको वो शादी करने के लिए आज यहाँ आया था। लेनान, हाँ, लेनान के हाथ में था।
असल में जो लैनान था, लैनान महल से ही सारी चीज़ें देख रहा था। तब उसने देखा कि विंग अपने कंट्रोल पर आ गया है, विंग अपने होश में आ गया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, बहुत ज़्यादा। इतनी मुश्किल के बाद उसने विंग को कंट्रोल किया था, विंग और ये नायरन को कंट्रोल किया था। उसने सोचा कि वो विंग को कंट्रोल कर ही वो वांगजी को मार सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो वांगजी ने विंग को अपने होश में ला दिया था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, वो गुस्से में एकदम भड़क चुका था। उसने सोच लिया कि वो इस बार लान वांगजी को मारेगा, और अगर यहाँ पे उसे विंग को भी मारना पड़े तो वो विंग को भी मारेगा। बाहर में जाए ये नायरन, वो ये नायरन के चक्कर में इतना कुछ पाया हुआ चीज़ें वो खो नहीं सकता है। वो यही सारी चीज़ें सोचकर अपने तलवार को निकाल लिया था, और वो तय कर लिया था कि वो दोनों को ही मार देगा। जहाँ पे वो जाने ही वाला था, तभी उसके जो फादर था यानी कि लैन चैरन, उसने तुरंत उसे रोक लिया, और वो उसे रोकते हुए कहता है, नहीं तुम मत जाना, यहाँ पे खतरा है। लेकिन ये सुनकर जो लैनान था, लैनान गुस्से में कहता है, नहीं फादर, मुझे जाना ही है, मुझे इस बार इन दोनों को ही मारना है। मेरा बनाया हुआ ये प्लान, इतनी सालों का मेहनत इन दोनों ने पानी में एकदम डुबा दिया है। मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, मैं मार डालूंगा, बहुत हो गया है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत सहा है, अब इन दोनों का मौत मेरे ही हाथों होने वाला है। ये कहकर वो फिर से तलवार पे उड़कर वहाँ से उसकी फादर की यानी कि लैन चैरन की बिना बातें सुने वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे जो लैन चैरन था, लैन चैरन उसे देखने लगा था, और वो उसे देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा होने वाला है, मुझे पहले ही समझना चाहिए था। ये सोचकर ही वो अपनी तलवार को निकालकर वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक पर्सन कहता है, लैन चैरन। ये सुनकर लैन चैरन एकदम रुक गया, और वो तुरंत ही पीछे मुड़ गया। एंड वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, आप यहाँ। दूसरी तरफ लैनान जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो तलवार को लेकर डायरेक्ट एकदम लान वांगजी एंड विंग की तरफ जाने लगा था। उसने देखा कि लान वांगजी विंग को किस तरह से हक किया हुआ था। ये देखकर तो वो और भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो इस बार पूरी फुल फोर्स के साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर वो हमला करने के लिए तैयार हो गया था। वो अपने तलवार को आगे कर दिया था, वो उन दोनों को साथ में ही मार देगा। अगर उसे विंग को भी मारना पड़े वो विंग को भी मारेगा, लेकिन वो अपने साम्राज्य को अपने हाथ से जाने नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं। यही सोचकर उसने अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल करते हुए पूरी फोर्स के साथ अपने तलवार को लेकर आगे बढ़ गया था। वो इतनी तेज़ी में था कि किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था, लेकिन हाँ, लान वांगजी ने नोटिस किया था। लान वांगजी जो विंग को हक किया हुआ था, उसने नोटिस किया कि लैनान पूरी तेज़ी के साथ आ रहा था। एंड ये देखकर वो डर गया, वो घबरा गया। वो विंग को बचाना चाहता था, लेकिन उसे पता है कि उसकी बॉडी कंडीशन अब जैसा बन चुका है, ये नायरन ने उसके ऊपर लगातार वार किया है, लगातार उसके ऊपर हमला किया है। उस वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। वो अगर विंग को लेकर साथ में वहाँ से हटने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे विंग को चोट लग सकता है, विंग को हार्म हो सकता है, और विंग और उसकी दोनों का ही डेथ हो सकता है, और वो विंग को कुछ नहीं होने दे सकता था। और वो अपना जान की परवाह नहीं करता है, वो विंग को बचाना चाहता था। और उसने यही सोचकर बिना सोचे अपनी फुल पावर के साथ सिर्फ विंग को वहाँ से धक्का देकर हटा दिया था। एंड उसने वो तलवार अपने सीने पर ले लिया था। जहाँ पे जो लैनान था, लैनान ने जो उसने एकदम लान वांगजी के चेस्ट के आर पार कर दिया था। जहाँ पे जो विंग था, विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहा था, वो रो रहा था, वो रोते हुए देख रहा था। जहाँ पे जो लैनान था, लैनान जो लान वांगजी की तरफ देखता है, और वो कहता है, कितना प्योर लव है तुम दोनों का। इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखों से आंसू ही निकल गया भाई। सच में आप उससे इतना प्यार करते हो कि आपने उसे बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। कितना प्यार करते हो तुम विंग से। सच में भाई, सच में तुम उसे प्यार क्यों करते हो भाई। वो तो तुम्हें प्यार तक भी नहीं करता था, वो तो आपको नफरत करता था भाई, और आप उसे प्यार करते थे। सच में आप कितना ज़्यादा भोले हैं। इतना भोले होने से कैसे होगा। आप तो किंग थे ना इस पूरे किंगडम का, किंग होकर आप उससे प्यार कर रहे थे जो आपसे नफरत करता था। सच में भाई आप बहुत ज़्यादा भोले हो, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो आपने उस पर्सन से प्यार किया जो आपको सिर्फ नफरत करता था, सिर्फ नफरत। ये कहकर लैनान हंसता है, और फिर वो लान वांगजी की तरफ शार्पली देखते हुए कहता है, क्या लगा था हाँ कि तुम विंग को फिर से कंट्रोल करके विंग के अंदर से यन आयरन की शक्ति को हटाकर अपनी जीत हासिल कर लोगे। बेवकूफ़ कहीं के, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने पूरी तरीके से तैयारी करके रखा था। ये कहकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों से जो लगातार आंसू निकल रहा था, उसकी मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइट थी। वो लैनान की तरफ शार्पली देख रहा था, जहाँ पे लैनान उसकी तरफ देखता है, और वो अपने गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए उसकी तरफ देखकर स्मिक करता है, और फिर वो एकदम अपनी दाएं तरफ देखता है, जहाँ पे ऑलरेडी जंग चंग था, जो अभी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। जहाँ पे उसके पीछे एक पर्सन था जिसके हाथ में तलवार था, और वो तलवार एकदम उसके नेक में था। जहाँ पे ये चीज़ विंग ने भी देखा, और विंग जो एकदम डर गया, वो अपने भाई की तरफ देखा, और वो कहता है जंग चंग। जहाँ पे जंग चंग जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल था, यहाँ पे उसका जो जीडियन था वो भी उससे छीन चुका था। यहाँ पे वो इतना ज़्यादा घायल था कि वो अब डिफेंस भी नहीं कर सकता था। वो अभी अपने घुटनों पर था एंड एकदम घायल, ज़ख्मी था, कमज़ोर था। जहाँ पे विंग ने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जहाँ पे जो मतलब लैनान था, लैनान स्मिक करते हुए विंग की तरफ देखता है, वो कहता है वी विशान, यही देखकर इतना ज़्यादा टूट जाओगे तो आगे जो सीन तुम देखने वाले हो उसके बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। हाँ, ये कहकर वो उसकी तरफ स्मिक करता है। उसके बाद डायरेक्ट वो एकदम जो जंग चंग था, जंग चंग के पीछे देखता है, जो 3 पर्सन थे, यानी कि 3 गार्ड्स थे जो 3 लोगों को घसीटते हुए लेके आ रहे थे। विंग जो खुद भी देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो 3 लोगों को घसीटते हुए लेके आ रहे थे, जिनके बॉडी से खून निकल रहा था। वो बहुत ज़्यादा घायल था। जहाँ पे
वो जो 3 गार्ड्स थे वो उन तीनों को घसीटते हुए एकदम लैनान के पैरों के सामने आके रखता है। एंड जब वो तीनों को विंग ने देखा, उसकी चीख निकल गई थी। वो चीखते हुए कहता है, माँ, बाबा। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। उसके सामने उसकी माँ बाबा थी और वो देखता है वहाँ पे शीजे भी थी। वो कहता है, शीजे। यहाँ पे उसके शीजे भी एकदम वहीं पर खून से सना हुआ था। उसकी माँ, उसकी बाबा, उसकी बहन उनको क्या हुआ? वो रो रहा था। वो रोते हुए कहता है, लैनान तुमने क्या किया उनके साथ? जहाँ पे लैनान उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, क्या ही कर सकता हूँ, बस मैंने उनकी शरीर के अंदर से ना उनकी जान को खींच लिया है। ये वो ऐसे कह रहा था जैसे कि उसके लिए एक मामूली सा बात था। वो ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में लैनान की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम किस तरह के आदमी हो? तुमने क्यों मेरे फैमिली को मारा? क्यों? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया ऐसा तुमने? मैंने तो तुम्हें प्यार किया था, विश्वास किया था, तो फिर क्यों तुमने ऐसा किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये वो रोते हुए कह रहा था। वो टूट चुका था। उसके सामने उसके फैमिली मेम्बर थे, जहाँ पे जो लैनान था। लैनान स्पीक करते हुए कहता है, क्या बिगाड़ा है तुमने? सच में तुम मुझे ये पूछ रहे हो कि तुमने क्या बिगाड़ा है? ये पूछो कि तुमने क्या क्या नहीं बिगाड़ा है। मैंने इतनी मुश्किल के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने तुम्हें कंट्रोल किया था, तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल किया था, ये नायरन को कंट्रोल किया था। लेकिन इस लान वांगजी ने, ये कहकर वो लान वांगजी की तरफ देखता है जो अभी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और जिस जगह पे चाकू यानी कि जो तलवार घुसा हुआ था चेस्ट पे, वहाँ से लगातार खून निकल रहा था। उसकी आंखें जो धीरे धीरे बंद हो रही थी, वो उसकी तरफ यानी कि लैनआन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, इसकी वजह से मेरी पूरी मेहनत एकदम बर्बाद कर दिया। मेरे इतने दिनों का मेहनत एकदम पानी में डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ इस लान वांगजी की वजह से। ये कहकर वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है। उसके बाद वो अपने तलवार जो लान वांगजी के एकदम चेस्ट के अंदर घुसा दिया था, वो फिर से एकदम बाहर निकालता है और वो बाहर निकालने के बाद वो दोबारा एकदम लान वांगजी के स्टमक पर स्टैब करते हुए कहता है, ठीक इस वजह से ही मुझे नफरत है तुमसे लॉन वांगजी। मेरे हर काम पे रोक लगाने के लिए तुम आ ही जाते हो। तुम्हें तो उस दिन ही मर जाना चाहिए था जिस दिन तुम उस पॉन्ड के अंदर चले गए थे। मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो, लेकिन नहीं, तुम मरे नहीं, तुम तो जिंदा हो गए हो। तुम्हारा किस्मत तुम्हारे साथ था उस दिन, लेकिन इस बार नहीं है लान वांगजी। ये कहकर वो हंसने लगा था। वो हंसते हुए लान वांगजी को देख रहा था। लान वांगजी जिसके मुँह से लगातार फिर से खून निकल रहा था, वो मतलब लहनान की तरफ देखता है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। वो लहनान की तरफ देखते हुए कहता है, किस्मत की बात कर रहे हो तुम? हाँ, तुम जैसे आदमी जो कभी भी इस किंगडम का किंग तो क्या, तुम उस ओमेगा के लायक भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे विंग को छीन नहीं सकता था? तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों नहीं किया है? क्योंकि मुझे पता है कि प्यार अगर ना मिलता है तो कैसा लगता है। तो मैं वो वाला फीलिंग्स विंग को महसूस नहीं होने दे सकता था। मैं खुद दर्द में रह सकता हूँ, लेकिन उसे पेन में बिल्कुल नहीं। तुमने अपनी लाइफ में ना सबसे बड़ी गलती यही किया है कि तुमने इतनी प्रीशियस ओमेगा को अपनी लाइफ से खोया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी विश्वास को, उसके प्यार को, उसकी सारी उम्मीदों को तोड़कर खुद खुश रह पाओगे? तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है लैनआन। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी नहीं। तुम नरक में भी शायद जगह नहीं पाओगे। ये कहकर उसके मुंह से लगातार ब्लड निकलता है और वो आखिरी बार बस ये कहता है, देखना लैनान, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो वादा करता हूँ तुम्हें मैं नरक जैसी मौत दूंगा। ये वादा है लान वांगजी का। ये कहकर वो एक गहरी सी ब्रेथ लेता है, अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और फिर वो एक बार मुड़कर विंग की तरफ देखता है। विंग जो ये सारी चीज़ें सुनकर रो रहा था, काँप रहा था, जहाँ पे विंग की तरफ देखकर वांगजी कहता है, विंग, शायद इस जन्म में तुम्हारे साथ मेरा मिलना नहीं लिखा था, तुम्हें अपना बनाना नहीं लिखा था, तुमसे अपने प्यार को ठीक से इजहार करना नहीं लिखा था। इसीलिए मैं आखिरी वक्त तक भी ठीक से नहीं कह पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर देना विंग कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और ना ही तुम्हारे फैमिली को। अगर हो सके तो अगले जन्म में से ही मैं तुम्हें अपना प्यार के रूप में चाहता हूँ। अगर ऊपर वाला चाहे तो हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन शायद इस जन्म में नहीं। ये कहते कहते वो एकदम ज़मीन पर लेट जाता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी में अब और ज़ोर नहीं है और ना ही उसकी सांस इतनी दूर है कि वो और कुछ कह पाता। बस उसने अपने आँखों को बंद करने के टाइम पे विंग की तरफ देखा और अपने मन ही मन कहा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहते कहते उसने अपने आँखों को बंद कर लिया और उसके आँखों से आंसू निकल गया।
और उसकी शरीर वहीं पे उसका जान छोड़ चुका था। ये देखकर विंग चीख कर कहता है, नहीं ऐसा मत कीजिए महाराज, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज़। ये कहकर वो रोने लगा था, वो फूट फूट पे रो रहा था। जहाँ पे जो लेनान था, लेनान ये सारी बातें सुनी थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उल्टा वो मर्सीलेसली वो सारे सेक्युलर्स जो अभी ज़िंदा थे उनको मार दिया था। यहाँ पे जो जंग चैंग था उसने खुद को ही मार लिया था, क्योंकि अपने पेरेंट्स को, अपने शीजे को मरते हुए देखकर अब उसे ज़िंदा रहने का कोई भी इच्छा नहीं था। वो अपने आप को ही मार लिया था। अब यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। विंग जो उन सारे लाशों के बीच में खड़ा हुआ था एंड वही सोच रहा था जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था। उसने अपने लाइफ में उस पर्सन को चुना जो उसके डेस्टिनी में कभी था ही नहीं, ना ही उसका प्यार था, ना ही वो उसे कभी प्यार करता था। वो रियलाइज़ तो कर लिया था कि हाँ, उसने एक गलत इंसान को अपने लाइफ में जगह दिया था, एक गलत इंसान को उसने भरोसा कर लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। उसके हाथ के सामने सब कुछ, उसकी आंखों के सामने सब कुछ ख़त्म हो चुका था। सब कुछ, उसकी फैमिली, उसकी माँ, उसकी बाबा, उसकी बहन, उसकी भाई, उसकी दोस्त यानी कि महाराज, और सबको वो मरते हुए देख रहा था। सब लोग मर चुके थे, सब लोग। जहाँ पे वो बीच में खड़ा होकर वही सोच रहा था, वो उस पर्सन को देख रहा था, यानी कि अपनी उस डेस्टिनी को देख रहा था जिसको उसने खुद अपने लाइफ में चुना था। आज उसे रिग्रेट होता है कि आज उसने क्यों उसे अपने लाइफ में चुना, क्यों उसे भरोसा किया। काश वो ना करता, काश वो उसे भरोसा ना करता, काश वो उसे अपने लाइफ में जगह ही नहीं देता, तो शायद आज उसकी फैमिली उसके साथ होता, शायद सब लोग उसके साथ होते। यही सोचकर वो अपनी उसी हेयर क्लिप को अपने हाथ में लिया था, हेयर पिन को, जो पिन उसके बालों पे लगा हुआ था, वही वेडिंग रोप जो पहना था उसने उस पर्सन से शादी करने के लिए, जिसे वो भरोसा किया था, जिसे वो प्यार शायद किया था या फिर नहीं, या फिर कह लो कि जिसे अपने डेस्टिनी चुना था। वो उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जहाँ पे लेनान उसकी तरफ देखकर वही कहा जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था, क्या हुआ विवुशियान, दुख हो रहा है, ये सारी चीज़ें तुम डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व इट विवुशियान। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, बहुत ज़्यादा। वो टूट गया था, उसके आंखों के आंसू जो सूख गए थे, ना ही अब उसके पास खोने के लिए कुछ था, ना कोई पानी के लिए कुछ था, और ना ही अब जीने का कोई वजह था। ये सोचकर वो बस उस पर्सन के पास यानी कि लेनान के पास गया एंड लेनान के पास जाकर ही वो उस क्लिप से या फिर उस पिन से एकदम उसके चेस्ट के अंदर, एकदम उसके दिल के अंदर घुसा दिया था एंड उसे घुसाते हुए उसने कहा, तुम नरक में जियोगे। ये कहकर वो उसे बाहर निकाला और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर सेकंड टाइम मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा लेनान। ये कहकर वो उसके चेस्ट से उस पिन को जो बाहर निकाला था वो ठीक अपने गले के साइड पे रखते हुए कहता है, ये वादा है मेरा लेनान, तुम्हें मैं बर्बाद करके रहूँगा। ये कहकर वो अपने उस पिन की जो नोकीली चीज़ था उसे एकदम अपने गले पर काट लेता है एंड वो उसे काटने के बाद ही वहाँ पे एकदम ज़मीन पर गिर जाता है। एंड ये वही सीन हुआ था जहाँ पे वो घसीटते हुए एकदम वांग जी के पास चला गया था। वांग जी जो अब लाइफलेस हो चुका था, वो मर चुका था, वो उसके पास जाते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए बस वही कहा था, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें भरोसा नहीं किया। काश मैंने तुम पे भरोसा किया होता तो शायद सब कुछ चेंज होता, सब कुछ बदला हुआ होता। काश मैं तुम्हें बचा पाता, मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अगर सेकंड टाइम मौका मिले तो वादा करता हूँ मैं ज़रूर तुम्हें बचाऊँगा, मैं ज़रूर तुमसे प्यार करूँगा, ज़रूर करूँगा। ये कहते कहते वो भी अपनी आंखों को बंद करने लगा था एंड यहाँ पे वही सीन हुआ था जहाँ पे वो 2 लॉकेट जो विंग एंड वांग जी के गले पर था वो उसी के साथ ही चमकने लगा था। विंग अपनी आंखों को बंद करने के टाइम पर बस यही देख पाया था, वही चमकता हुआ चीज़ जो ग्लो कर रहा था। दूसरी तरफ लेनान तो एकदम ज़मीन पर गिर गया था क्योंकि वो पिन एकदम उसके चेस्ट के अंदर घुस गया था एंड चेस्ट के अंदर जाने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और उसकी उस ब्लीडिंग की वजह से वो भी वहीं पे मर गया था। जहाँ पे दूसरी तरफ ठीक वो 2 लॉकेट चमकने के साथ साथ आसमान में फिर से बिजली कड़कने लगा था एंड साथ ही साथ वहाँ पे 2 पर्सन आ गए थे, जहाँ पे वो 2 पर्सन आते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड यहाँ पे पहला पर्सन कहता है, महारानी लैनी अब वक्त आ गया है। ये सुनकर जो लैनी था वो नोट करते हैं और फिर कहते हैं हाँ। ये कहकर वो अपनी आंखों को बंद करते हैं एंड अपने हाथ में कुछ समन करते हैं एंड वो समन करते ही वो अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बॉसन अब सब कुछ तुम्हारे हाथों है, तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर वो धीरे धीरे उस चीज़ को उन 2 लॉकेट की तरफ देने लगा था एंड वो जो रोशनी था वो उस लॉकेट के अंदर जाते ही धीरे धीरे वो लॉकेट जुड़ने लगा था एंड वो लॉकेट जुड़ने के साथ साथ लैन ई कहता है, समय का चक्र फिर से घूमेगा, फिर से ये 2 सोलमेट आमने सामने होंगे
फिर से वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ था, लेकिन इस बार वी वुशान को अपनी किस्मत को खुद बदलना होगा, उसे अपने डेस्टिनी को खुद बदलना होगा। इस बार सही इंसान को अपने लाइफ में लेना होगा। कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन होनी को बदला जा सकता है, जो वी वुशान को खुद बदलना होगा। ये कहकर लैन ई और जो मैडम लैन थी वो वहाँ से धीरे धीरे गायब होते हुए कहता है, अब तुम लोगों को एक दूसरे से मिलना है और अपने कर्ज को तोड़ना है। वो दोनों ये कहते कहते गायब हो गए थे एंड यहीं पर उन लोगों का फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है विंग एंड वांग जी की प्रेजेंट लाइफ की स्टोरी, जहाँ पे विंग वांग जी को उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद दिला रहा था, जहाँ से शुरू होगी उनका एक नया सफ़र, जहाँ पे वो दोनों अपने डेस्टिनी को चेंज कर पाते हैं या नहीं वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज का पार्ट हम लोग यहीं पे रखने वाले हैं। आई होप आप लोग आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट करना यार, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो और लाइक भी नहीं करते यार, कितना ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है गाइस, एक मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपलोड करती हूँ क्योंकि जो लोग देखते हैं स्टोरी को उसी के लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो बहुत बातें हो गया, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।